फादर हमारे थोड़ा गर्म मिजाज थे, तो उन्होंने उस अंग्रेज अफसर के रख दिया। गरीबी में जीवन जिया है। तो मुझे 88 में मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया युवा मोर्चा, और ना मुझे भाषण देना आता था, ना मुझे हाथ जोड़ना आता था। लेकिन घर आया तो माँ ने मुझसे ऐसी कह दिया कि तू कैसी लड़ाई लड़ा बेटा कि तू हार गया। तो वो बात थोड़ा चुप गई। मेहनत की, फिर जीत गए। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ। लोग मुझसे नाराज भी होते हैं कि आप माँ बाप पे इतना कड़वा बोलते हैं। पहाड़ में ज्यादा प्रेशर है कि आप अपने बच्चों को रामायण तो पढ़ा ही नहीं रहे। और हल्द्वानी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हल्द्वानी हम सबकी है, लेकिन मुझे विश्वास है अपने लोगों पर। मेरे फादर एक्चुअली ड्राइवर थे फॉरेस्ट में, और अंग्रेजों की जीप चलाया था। अंग्रेजों के जो अधिकारी होते थे, तो बरेली में पोस्टेड थे। तो किसी एक, वो स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं रहे, लेकिन किसी एक बात पर उनका बहस हुई किसी व्यक्ति की, एक उनके जो अधिकारी थे उससे। तो फादर हमारे थोड़ा गर्म मिजाज से, तो उन्होंने उस अंग्रेज अफसर के रख दिया। और उस वक्त अंग्रेज अफसर के थप्पड़ मारने का मतलब है कि निश्चित रूप से फांसी हुई। तो वहां से वो भाग गए, थप्पड़ मार के भाग गए वहां से। भागते भागते भी इधर उधर करते करते हल्द्वानी, और यहाँ उन्होंने जमीन ले ली थोड़ा। और फिर 67 में हम आ गए। गरीबी में जीवन जिया है, और इतनी गरीबी में जीवन जिया है कि कभी कभार एक समय भी खाना खाया। लेकिन संस्कार ऐसे हैं कि हमारी झोपड़ी होती थी, और आगे एक बरामदा होता था। झोपड़ी, आप मिट्टी का घर जिसे कहते हैं, झोपड़ी उसे कहते हैं। वो झोपड़ी में ही पर थी, ऐसी बैठे रहते, माँ हमारी बैठे रहते। तो संस्कार ये थे कि अगर कोई भिक्षुक बिना हमसे मांगे चले जाए परिवार से, हमारे घर में है नहीं है इससे मतलब नहीं, अगर वो चला गया तो फिर मुझे कहा जाता था माँ द्वारा, उसको बुला के लाओ। वो आता था, फिर उसको माँ डांटती थी कि तूने हमारा घर क्यों छोड़ा, तू यहाँ क्यों नहीं आया। फिर उसको बैठाना, तो उसको 2 रोटी खिलाना। तो ये हमने माँ से सीखा। हमारे पिताजी जनसंघी थे। जनसंघी नेता नहीं थे, जनसंघी वोटर थे। उसका कारण ये रहा कि पहले कपड़ा से लेकर नमक से कपड़े तक सब चीजें उधार लाते थे किसान। तो एक पुनीत लाल जी हैं, रामपुर रोड में रहते हैं, वो इमरजेंसी में जेल भी गए 20-22 में। तो उनकी कपड़ों की दुकान हुआ करती थी, तो पिताजी हमारे वहां आते। तो पुनीत लाल जी से वो इन्फ्लुएंस होके जनसंघ को वोट देते। तो 88 में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का गठन हुआ उत्तराखंड में पहली बार, क्योंकि 80 में बीजेपी बनी, और फिर युवा मोर्चा पहाड़ में आते आते 88 हो गया। तो एक लाखन सिंह जी थे, राज्यसभा सांसद थे, उनके घर में बैठक हुई। तो मुझे 88 में मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया युवा मोर्चा। लेकिन मैं जीवन में कभी ये नहीं सोचता था कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा। फिर हमारे फादर बीमार हो गए, हम 2.5 साल एम्स में रहे दिल्ली। फिर उनकी डेथ हो गई 93 में। फिर 93 में जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। मैं कॉलेज चले गया 92-93, एडमिशन लिया। तो मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया। तो विद्यार्थी परिषद की उस टाइम स्थिति ठीक नहीं थी। 40 वोट, 45 वोट, 50 वोट पड़ते थे विद्यार्थी परिषद में। तो 94-95 में हमारे संगठन मंत्री थे, जो आज प्रदेश महामंत्री आदित्यनाथ कोठारी जी, ये घर आए, बोले आपको चुनाव लड़ना है। तो मेरा यह था कि मेरे साथ लड़के तो बहुत सारे रहते थे, लेकिन मैं गर्ल्स से बात तक नहीं करता था, और ना मुझे भाषण देना आता था, ना मुझे हाथ जोड़ना आता था। लेकिन उन्होंने कहा कि यार विद्यार्थी परिषद का एक जुलूस तो निकलेगा कम से कम कॉलेज के अंदर, फिर देखेंगे आगे को क्या होगा। तो मैं एक प्रकार से घर से उठाकर चुनाव के लिए ले गए, सेक्रेटरी के लिए। चुनाव लड़ा, मैं हार गया। चुनाव हार नहीं था, 400-500 वोट मिले। पहली बार विद्यार्थी परिषद को 500 के आसपास वोट मिला। घर आया तो माँ ने मुझसे ऐसी कह दिया कि तू कैसी लड़ाई लड़ा बेटा कि तू हार गया। तो वो बात थोड़ा चुप गई। फिर हमने साल भर मेहनत की, फिर जीत गए। मैं पढ़ाई में कॉलेज में भी कमजोर रहा, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता।
मैं बस समाज में घूम के जो अनुभव मिलता है उसी से बात करता हूँ। सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो चीज़ें दिखती हैं, मैं भारत के लगभग 15-20 राज्यों में गया चुनाव, और राजनीति का बड़ा लंबा सफ़र है। फिर मैं बजरंग दल में चली गया 96 के बाद, सेवेंटी के बाद। फिर उत्तर प्रदेश में आदरणीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैं महामंत्री रहा उनके साथ, किसान मोर्चा जो एक होता है उसमें। फिर राज्य बना था, उसमें प्रदेश महामंत्री बना, जो आज अनिल बलूनी और मैं एक साथ महामंत्री थे युवा मोर्चा में। जो महेंद्र भट्ट अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने पहले। तो ये मानना है मैं ईश्वरवादी आदमी। हमारी माँ कहती थी कि भाई ईश्वर पर आस्था रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ देगा जरूर, और आप ईमानदारी से काम करोगे तो कभी ना कभी आपको चीज़ें मिलेंगी। और हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर आपको कालढ़ूंगी चौराहे जाना है तो आप दौड़ के मत जाओ, धीरे धीरे जाओ। वो कहते थे अगर दौड़ के जाओगे तो 10 लोग टोकेंगे, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और अगर आप धीरे धीरे जाएंगे तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, आप मंजिल में पहुंच जाएंगे। हल्द्वानी 1942 में पहली बार शहर बना, जिसे हम म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, और तब से लगातार प्रगति की ओर है। और हल्द्वानी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित सा मुझे हल्द्वानी लगता है, और जिसे व्यवस्थित करने की हम प्रयास कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक हम सफल भी हुए हैं। और व्यवस्थित करने के लिए पहले उनको सुविधाएं देना और उसके बाद व्यवस्थित करना, तो ये मेरा रहा है। तो इसलिए मैंने अभी जो हमारे अधिकारी हैं तो उनसे कहा भी है कि पहले हम जिन लोगों को बातचीत कर रहे हैं उनके लिए पहले व्यवस्थाएं बनाना, फिर उसके बाद चीज़ों को करना। जैसे हम बाहर जाते हैं किसी बड़े शहर में या किसी अन्य शहर में, गेस्ट बन के जाता है, तो वहाँ लोग कहते हैं चलो आज वहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं। ऐसा भी हल्द्वानी में कोई स्थान नहीं है। तो गवर्नमेंट से हमने कहा कि एक साइंस पार्क हमको दिया जाए, बच्चे जहाँ जाएँ वहाँ नॉलेज गेन करें। इसी प्रकार घंटाघर की स्थापना करना, इसी प्रकार कोई अच्छा ऐसी, अभी लोगों से मैंने सुझाव भी मांगे हैं, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर लोग घूमने भी जा सकते हैं, उठ बैठ सकें। और सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूँ कि हल्द्वानी में 8 बजे के बाद भी रात्रि में हमारी बेटियाँ निर्भय होकर घूम सकें, ऐसा माहौल बनाना, ये हमारी प्राथमिकता में है। बरसात से पहले हम चाहते हैं कि नालियाँ साफ हो जाएं, सड़कें साफ हो जाएं। उसका हम 1 माह तक हम उसको चलाने वाले हैं। हल्द्वानी केवल निगम की नहीं है, हल्द्वानी हम सबकी है। तो मैंने निवेदन भी किया है कि जो जिनकी सड़कों पर या गलियों में जहाँ पर उनके मकान है, स्वयं भी 100-150 रुपये का एक वो कूड़ादान आता है, अगर वो अपने घर के बाहर रख दें लेकर, एक तो घर के अंदर तो होता ही है, लगभग सभी घरों में होता है, या कि 150 रुपये का जो प्लास्टिक का कूड़ादान आता है छोटा सा, अगर वो भी हम घर के बाहर अपने रख दें तो जो राहगीर है, जो चल रहा है फिर रहा है, तो अगर मान लिया उसने केला भी खाया, एक छोटा सा उदाहरण दें, तो वो पहले देखता है इधर इसे कहाँ फेंका, और जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो फिर वो सड़क पे फेंक देता है, क्योंकि उसको जेब में नहीं ले जा सकता। यदि मैं समझता हूँ हर 50 फीट पे, 10 मीटर पे, 30 मीटर पे कोई कूड़ादान उसे दिख गया, तो मुझे लगता है धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी उसमें डालने की। और हमारी गाड़ियाँ पूरे शहर में घूमती हैं, सवेरे भी शाम भी, जो कूड़ा घर घर से उठा रही हैं, तो उसी को एक अपने घर का जो अंदर का कूड़ा है, एक जो बाहर का कूड़ा है, वो दोनों उस गाड़ी में डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर जनता का ये सहयोग भी हमको मिलेगा, है बहुत छोटा सहयोग, केवल एक परिवार में 150 रुपये का सहयोग है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ये सफाई के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप बड़े शहरों में जाएंगे तो आप महापुरुषों के नाम पर, इनके नाम पर चौक रोड है आपको दिखाई देंगे। हल्द्वानी में आप आते हैं तो मुखानी रोड, कैनाल रोड, पंचक्की रोड, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो हमने 26 फरवरी को अपने बोर्ड की बैठक में हमने कहा कि यहाँ की शहरों को भी अच्छे नामों से पहचाना जाए। है छोटा सा काम, एक पत्रकार ने लिखा भी कि 2000 का बोर्ड लगाकर बड़ी उपलब्धि, लिखा भी एक पत्रकार ने, लेकिन पहचान तो मिली। मतलब जो अंग्रेजों मुगल काल से जो नवाब जाते थे नवाबी रोड से, आज तक किसी का ध्यान ही नहीं गया कि वे नवाबी रोड से नवाब जाते थे, और आज भी हम उसे नवाबी रोड कहते हैं, यानी उन मुगलों की रोड कहते थे। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पुरखे थे, उनकी ताकत ही हमको मिली हुई है, उसी ताकत के बल पर तो हम यहाँ हैं।
हम उनको जानते ही नहीं। जब हम उनको नहीं जानते, हमारे बच्चे कैसे जानेंगे? मैं बार बार, मैं जितने भागवत पे जाता हूँ, जितने धार्मिक स्थलों में जाता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को रामायण तो पढ़ा ही नहीं रहे, तो उन्हें राम और सीता का क्या पता चलेगा? वो तो उसे पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चराइजेशन में, वहां थोड़ी पता चलेगा। कि लगभग 15-20 वर्षों से जो परिवार का जो कल्चर चेंज हुआ है, हम दोस्त तो दे रहे हैं बच्चों को कि बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, आज विदेशी में जा रहे हैं, आज इधर जा रहे हैं, आज उधर जा रहे हैं। 15-20 साल से जो परिवार का जो कल्चर चेंज हुआ है, उसी का नतीजा, क्योंकि हर कोई चीज आज ही नहीं दिखती है। अगर आज कोई खराब चीज होनी है, मान लिया किसी लोहे में जंग में लगना है, तो 2 साल बाद पता चलता है कि इसमें जंग लग गया है। तो सबसे पहले जो भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का जंग लगा, वो परिवारों में लगा। फिर वो परिवार से धीरे धीरे बच्चों में आया। मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज भी हर भाषण में कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, लोग मुझसे नाराज भी होते हैं कि आप माँ बाप पे इतना कड़वा बोलते हैं। निश्चित रूप से माँ बाप जिस संस्कृति को अपनाएंगे, बच्चे अपने आप उस संस्कृति को अपनाएंगे। एक धारी तहसील है, आपने शायद सुना नहीं सुना, भीमताल से आगे, वहाँ मैं एक दुग्ध संघ के कार्यक्रम में गया था। वहाँ 5-7 नौजवान भी थे, पढ़े लिखे थे, BA, BSc, MSc, इंटर। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, मैंने भी आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा हम सिटकुल में हैं। तो मैंने कहा कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना वेतन मिलता है? जो मिनिमम 9,000 और मैक्सिमम 14,000 रुपया। तो मैंने कहा मौज आ रही होगी आपकी, मैं ऐसे ही बोलता हूँ थोड़ा। तो उन्होंने कहा साहब भाई साहब मौज कहाँ आ रही है, एक कमरे में 5 लोग रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। वहीं पर एक 70 वर्षीय नानी को, अम्मा को हमारी इनाम मिला। इनाम इस बात का मिला कि ये दुग्ध संघ जिनका फैट जाता होता है दूध में, कि बढ़िया दूध जो है, उसको भी फर्स्ट इनाम देते हैं। और जो साल भर में सबसे ज्यादा दूध देता है जो परिवार, उसको भी इनाम देते हैं। तो वो 70 वर्षीय जो अम्मा थी, उसको इनाम मिला। तो मैंने पूछा अम्मा तू कितना कमा लेती है? पहाड़ में हम थोड़ा तू से बोलते हैं ज्यादा। मैंने अम्मा तू कितना कमा लेती है? बोली मैं 15-20 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ महीने के। और वो अम्मा अनपढ़ है। वो अम्मा 15-20 हज़ार रुपये तब कमा रही है जब वो वैज्ञानिक तरीके से भैंसों को नहीं पाल रही। इधर को गई घास डाल दिया, उधर हो गई पानी दे दिया, इधर हो गई थोड़ा खल डाल दिया, इस तरीके से उसको कर रही है। तो है क्या कि हम लोगों की मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। मैं कई माँ बाप से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ अपने मानसिकता को बदलिए। अब देखिए मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, आप मुझ पर हंस भी सकते हैं इस बात को सुन के, कि अगर किसी घर की बहू ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, तो उसके सास ससुर क्या कहते हैं? कॉलर खड़ा करके, हमारी बहू ने ब्यूटी पार्लर खोला है। और मैं अगर ब्यूटी पार्लर का हिंदी में अर्थ समझो पूछूं तो आप क्या कहेंगे? नाई की दुकान कहेंगे ना। अब वहीं पर अगर उनका लड़का नाई की दुकान खोल ले, तो वो सर नीचा करके कहते हैं कि हमारे तो नाक कटा दे। ये जो मानसिकता है, ये कहां से आई? बच्चों में तो नहीं है, ये परिवार से है। हम कारपेंटर भी थे, हम मिस्त्री भी थे, हम प्लम्बर भी थे, हम क्या नहीं थे, हम सब कुछ थे। लेकिन हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ा, हम कहते तो हैं बड़े शहरों में ज्यादा प्रेशर है, लेकिन मैं समझता हूं पहाड़ में ज्यादा प्रेशर है। चाहे 2 ही रुपए की नौकरी कर, लेकिन नौकरी कर। माँ बाप इस बात पे खुश हो जाते हैं कि वो दिल्ली में जाकर 10,000 रुपए में किसी के बर्तन मांज रहा है, महीने में 10,000 रुपए। लेकिन इस बात पे नहीं खुश होते कि वो अपने घर के बाहर एक नाई की दुकान खोलकर 15,000 रुपए। ये जो मानसिकता बनी, ये भी हमारे पलायन का एक बड़ा काम होता है। कि हम मूल रूप से किसान हैं। जो पर्वतीय समाज है किसान है, और पर्वतीय समाज रहता था वो 10 नाली में, 20 नाली में, 25 नाली में, उसकी आवश्यकताएं कम थी। उसी जमीन को जोत कर, खेत कर, करके, काट के वो कमाता था और अपना परिवार को पालता था। ये हम सबको पता है। हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, लेकिन जमीन हमारी उतनी रही, उसमें भी उपज कम होती रही। उस पर न किसानों ने ध्यान दिया, न सरकार ने। फिर पर्यावरण बदलने से क्या हुआ? पहले क्या है कि समय पर बारिश हो जाती थी,
समय पर सारी चीजें होती तो हमारे फल वगैरह बिकते थे। आप ये समझिए कि रामगढ़ का आड़ू, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहां से लेके ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तक प्रसिद्ध है, आप विश्वास नहीं करेंगे। और उसकी डिमांड है। जिस छोटे से चाय की दुकान को हम आज चाय लोग तक ले आए, लोग छोटी सी चाय की टपरी को चाय लोग तक आ गए ना, हम उस कृषि को यहां तक नहीं लाए। मैं जब मंडी परिषद का चेयरमैन बना तो एक कोई व्यापारी आए लखनऊ के, उन्होंने कहा कि हमको मड़ुआ चाहिए। तो हमने क्या रेट लेते हैं आप ऐसी? तो बोले हम 30-35 रुपए किलो ले लेंगे। और मुझे ये जानकारी थी कि जो हमारा मड़ुआ है वो 9-10 रुपए किलो पहाड़ में मिलता है। तो मैंने अपने एमडी को बोला, हमने साहब इसकी एमएसपी तैयार करो आप मड़ुए की। तो उन्होंने साहब आप एमएसपी तैयार नहीं कर सकते हमसे, वो सरकार का काम है। फिर मुझे मैंने मैंने हम मंडी, हम तो चेयरमैन है केवल, हम तो सरकार का हजारों हिस्सा है। फिर मैंने कहा कि इसकी कीमत तो हम बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे बढ़ेगी? मैंने ऐसे बढ़ेगी, अगली बार जब मड़ुआ मार्केट में आने वाला होगा तो 1 महीने पहले मुझे बताना। और जब अगली बार मड़ुआ मार्केट में आने वाला था, 1 माह पूर्व हमने 117 स्थानों पर अपने स्टॉल लगाए पहाड़ में मंडी के, और हमने कहा कि मड़ुआ हम 31 रुपए किलो खरीदेंगे। और हमने 1,75,00,000 का मड़ुआ पहाड़ से खरीदा। अगली बार हमको 1 किलो भी मड़ुआ नहीं मिला। उसका कारण यह था कि जब हमने 31 रुपए खरीदा तो जो बाहर के व्यापारी थे वो 35 और 40 रुपए खरीदे। उनका नहीं तो मंडी खरीद लेगी। मुझे विश्वास है अपने लोगों पर, हमारे जो अपने लोग हैं, यहाँ के जनता है, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनके पुरुषत्व पर, उनके कर्मठता पर विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। अब देखो ना, अभी रिजल्ट दे दिया उन्होंने इस बार राष्ट्रीय खेलों में, 1 साल के अंदर रिजल्ट दे दिया। जरा सा उनको धामी जी ने सहायता की, थोड़ा सा सहयोग किया, उन्होंने रिजल्ट दे दिया। यानी इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि आप यहाँ के लोगों को थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो वो बड़ा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। हम 27 से 7 पर आ गए। ये बड़ी, हम देखने को हम खेल है वो, लेकिन ये बड़ी अचीवमेंट है। तो ये ताकत मुझे एहसास दिलाती है, ये ताकत मुझे विश्वास दिलाती है कि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनमें बहुत ताकत है और वो कुछ भी कर सकते हैं अगर उनको सहयोग मिला। मैं आपके माध्यम से उत्तरांचल द्वीप को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप उत्तराखंड के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं।